हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स पे। लेक्चर 11, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल इन ए यूईएफ। पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने देखा था कि जब हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को, यानी कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, उसको जब हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स शॉर्ट में हम इसे कहते हैं यूईएफ, तो उस पर हम लोगों ने देखा था कि वर्क कितना होता है, उसका डेरिवेशन भी देखा था और उसका फार्मूला भी हम लोगों ने प्रूफ किया था। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि जब उसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाता है तो उसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी डेवलप हो जाएगा जब हम उसको सम डिग्री तक घुमा देंगे। ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसलिए इस लेक्चर को मिस मत कीजिएगा। लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा और एंड में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का भी फार्मूला को डिराइव करेंगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा यहाँ पे टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूईएफ। मीन्स कि जब किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रिक डाइपोल को रख दिया जाता है तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी होता है। तो सबसे पहला पॉइंट इसमें आप देखिए, लिखा हुआ है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को ही शॉर्ट में हम लोग यूईएफ कह रहे हैं। सो इज डिफाइंड एज द नेगेटिव ऑफ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ डाइपोल मोमेंट एंड इंटेंसिटी ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब कि अगर किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसमें जो पोटेंशियल एनर्जी बनता है वो डाइपोल मोमेंट P और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड E के डॉट प्रोडक्ट का निगेटिव के बराबर होता है। ठीक है, ये हो गया मेरा पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला और उसी से हमारा डेफिनेशन भी बन गया। सो यहाँ पे डाइपोल मोमेंट क्या होता है, ऑब्वियसली हम लोगों ने डाइपोल मोमेंट पे बात किया था, उस पर एक लेक्चर भी लिया था कि सपोज़ हमारे पास यहाँ पर एक डाइपोल है जिसके पास एक माइनस क्यू चार्ज है, एक प्लस क्यू चार्ज है और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है d। तो डाइपोल मोमेंट हम लोगों ने बात किया था कि ये होता है दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो बराबर ही होगा, और इनटू में डिस्टेंस। तो ये हमारा होता है किसी भी डाइपोल का डाइपोल मोमेंट। साथ ही साथ जिस इलेक्ट्रिक फील्ड में, जिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम लोग उसको रखेंगे उसका इंटेंसिटी यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि सेम रहेगा, तो उसी का इंटेंसिटी को हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं E। दोनों के डॉट प्रोडक्ट, अब डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, उसी को हम लोग स्केलर प्रोडक्ट भी कहते हैं। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट को ही हम लोग स्केलर प्रोडक्ट के नाम से जानते हैं। उनके डॉट प्रोडक्ट के नेगेटिव के बराबर होता है हमारा पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, अब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं कि जब किसी दो वेरिएबल्स को, सपोज़ हमारे पास यहाँ पे A है और ये B है, जब हम दोनों को डॉट प्रोडक्ट में करते हैं तो यहाँ पे हमारा जो इनके बीच का एंगल होता है वो कॉस में आता है। सो AB cos थीटा। ये वेक्टर क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब A वेक्टर को B वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट में गुना किया जाता है तो वो हो जाता है AB cos थीटा। साथ ही साथ जब हम लोग A वेक्टर को B वेक्टर के साथ क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, तो ये होता है हमारा AB sin थीटा। तो उसी तरीके से जब हम लोग डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा PE cos थीटा, और वो भी नेगेटिव में। सो ये फार्मूला जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए अब इसी पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को हम लोग प्रूफ करके देखते हैं कि कैसे डाइपोल को जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाएगा तो ये फार्मूला आएगा। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आ गया प्रूफ। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो रेड डॉट है वो हमारा पहला चार्ज और ये दूसरा रेड डॉट, दोनों के बीच की दूरी यहाँ पे इस तरीके से ये है हमारा। तो ये हो गया हमारा डाइपोल, इसी को हम कहेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। उसमें सपोज़ हमारे पास ये नेगेटिव क्यू चार्ज है और ये पॉजिटिव क्यू चार्ज है। तो हम जानते थे कि जब किसी डाइपोल को किसी भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये हमारा जो एरो बता रहा है ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का लाइंस बता रहा है। हम लोग जानते हैं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो मतलब इतने सारे लाइंस हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, ये सभी एक दूसरे के पैरेलल होंगे क्योंकि इंटेंसिटी जो होगी वो एक समान होगी। तो यहाँ पे सारी लाइनें जो होंगी वो पैरेलल होंगी। तो उसमें यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा गया है
अब हम लोग जानते हैं कि अगर हम किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो फ्री सिचुएशन में, यानी कि फ्री फॉल सिचुएशन में, आप ऐसे समझिए कि अगर हम लोग इसको बिना पकड़े, बिना बाहरी कोई फोर्स लगाए, अगर हम लोग सिर्फ इसको प्लेस कर दें तो ये ऑटोमेटिकली प्लस चार्ज पे जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा, इस डायरेक्शन में। सो F1 बराबर Q इंटू ई, और निगेटिव चार्ज के तरफ इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं F2 बराबर माइनस Q इंटू ई। ये सारी चीज़ें हम लोगों ने पिछले लेक्चर्स में देख रखा है। और वो क्या करेगा कि इस डाइपोल को हॉरिजॉन्टली प्लेस कर देगा, यानी कि इसको घुमा देगा। सो यहाँ पर हम देखते हैं एक रोटेशन इस तरीके से, जिससे बनता है टॉर्क। तो टॉर्क क्या होता है, टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने अलग अलग लेक्चर्स में देख रखा है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो वो हॉरिजॉन्टली पोजीशन में, यानी कि क्षैतिज रूप से आने का कोशिश करता है, क्योंकि उसी स्थिति में ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो क्षैतिज स्थिति कहने का मतलब कि हॉरिजॉन्टल पोजीशन, वो केस जहाँ पर डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल हो वो 0 डिग्री हो। ठीक है, सो ये हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन हो गया ये। तो इस स्थिति में जो एंगल होता है डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में वो 0 डिग्री होता है। डाइपोल मोमेंट हम जानते हैं कि डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन होता है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होता है। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव। सो ये हमारा डाइपोल मोमेंट, और इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख सकते हैं कि इस तरफ जा रहा है, तो ये टोटल 90 डिग्री बनाएगा, है ना। डाइपोल मोमेंट इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री बनाएगा। तो इस स्थिति में डाइपोल जो है वो स्टेबल नहीं है। 90 डिग्री के पोजीशन पर डाइपोल स्टेबल नहीं होता, उसके अंदर कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी जो है वो स्टोर होता है। और वही पोटेंशियल एनर्जी जब ये घूम के 0 डिग्री पे आ जाएगा, यानी कि इस तरीके से हॉरिजॉन्टल स्थिति में ये प्लेस हो जाएगा, तो थीटा बराबर यहाँ पर हो जाएगा 0 डिग्री, और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 0 जूल के बराबर हो जाएगा। यानी कि हम इतना तो देख पा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल हॉरिजॉन्टल स्थिति में सबसे ज़्यादा रिलैक्स होता है और सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। लेकिन यही अगर 90 डिग्री के पोजीशन में हो, यानी कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, तो उसमें कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा उसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए इसका प्रूफ देखते हैं कि कैसे पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लें। सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि ये जो पोजीशन है हमारा वो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री का पोजीशन है। ठीक है, अब अगर ऐसे ही इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दिया जाए तो ये अपने आप घूम जाएगा। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे कि एक सुई का जो चुंबक का जो सुई होता है वो अपने आप नॉर्थ पोजीशन में आ जाता है, क्योंकि उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है। सो सुई जो है उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगता है और वो नॉर्थ पोजीशन में आके स्टेबल हो जाता है। ठीक उसी तरीके से इलेक्ट्रिक डाइपोल को जब हम लोग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कैसे भी रख दें तो वो घूम कर इस स्थिति में आ जाएगा हॉरिजॉन्टल पोजीशन में। ठीक है, इसका मतलब ये है कि सबसे स्टेबल हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल पोजीशन, और थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पे इसके पास कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा जो इसको घुमाने में लगेगा। तो 90 डिग्री के पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है डाइपोल उसको खर्च करने का सोचता है, यानी कि जैसे जैसे हमारे पास यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी होगा उसी पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करके डाइपोल जो है यहाँ पे डाइपोल जो है वो कुछ डिग्री तक इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, सो सपोज़ हमारे पास ये प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज जो है अपना पोटेंशियल एनर्जी को उपयोग करके यहाँ पे आ जाएगा, कुछ थीटा डिग्री जो है ना वो घूम जाएगा। उसी तरीके से ये जो माइनस क्यू चार्ज है वो इस स्थिति से इस स्थिति पे आ जाएगा, ये समझ लीजिए कि थीटा डिग्री घूम गया। तो अब हम समझते हैं कि सपोज़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर जो पोटेंशियल एनर्जी था वो तो ज़्यादा होगा, यानी कि 90 डिग्री के पोजीशन पर जो पोटेंशियल एनर्जी है उसी को खर्च करके
जो हमारा डाइपोल है वो कुछ एंगल तक आया है, यानी कि थीटा बराबर यहाँ पे थीटा पर आया है। आप लोग इसको थीटा 1 और थीटा 2 भी ले सकते हैं कि हमारा जो पहला पोजीशन है वो तो 90 डिग्री का है, क्योंकि वहाँ तक तो आया था, तभी तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुआ। और वहाँ से फिर खर्च करने के बाद, कुछ ऊर्जा का ह्रास करने के बाद वो कुछ एंगल पर आया है, जिसको हम लोग कह रहे हैं कि थीटा डिस्प्लेस होने पर उसका कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी खर्च हो गया। तो हम कहेंगे कि अगर ये एंगल एकदम छोटा सा एंगल है, मीन्स डी थीटा, हम लोग यहाँ पे एक एक करके इसको इंटीग्रेट करेंगे, पर उसके लिए हमें डी थीटा का उपयोग करना होगा। यानी कि सपोज़ हमारे पास इस तरीके से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा हुआ है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री पर। अब अगर ज़रा सा भी ये हिलता है इस तरीके से, तो हम कहेंगे कि उसका जो सबसे छोटा सा एंगल यहाँ पे होगा वो डी थीटा होगा। इसको हम लोग कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो अगर ये छोटा सा भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिखाता है तो हम कहेंगे कि ये कुछ ना कुछ ऊर्जा को ये खर्च कर दिया। तो जितना ऊर्जा को ये खर्च करेगा उस छोटे से ऊर्जा को हम कह सकते हैं डी यू के नाम से। ठीक है, तो हम लोग इसको 1 बाय 1 लिखते हैं कि जो हमारा एनर्जी होगा, एनर्जी यूज्ड टू डिस्प्लेस, एनर्जी यूज्ड टू डिस्प्लेस इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल टू डी थीटा, यानी कि डी थीटा तक इलेक्ट्रिक डाइपोल को डिस्प्लेस करने में जो एनर्जी होगा वो कहलाएगा हमारा डी यू। और ये जो डी यू होगा इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा जितना काम किया जाता है डी डब्ल्यू उसके। अब वर्क कितना होता है ये हम लोगों ने इसके जस्ट पिछले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 9 में हम लोगों ने देखा था। सो यहाँ पर जितना ऊर्जा खर्च होता है उतना ही काम होता है। सो यहाँ पे हम लोग डी यू को डी डब्ल्यू के बराबर लिख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल 90 डिग्री के पोजीशन पे स्टिल है और यहाँ पे छोड़ने के बाद ये कुछ डिग्री घूम जाता है, सो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, उसके बाद ये कुछ डिग्री घूम गया, तो थोड़ा सा डिग्री अगर घूमेगा तो हम कहेंगे कि वो डी थीटा डिस्प्लेस कर गया। और वो जो डी थीटा डिस्प्लेस करने में जो काम किया जाएगा वो बराबर होगा डी डब्ल्यू के। ठीक है, अब हम इस छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को, यानी कि डी थीटा डिस्प्लेसमेंट को, यहाँ पे डी थीटा डिस्प्लेसमेंट को जोड़ जोड़ के एक सर्टेन एंगल थीटा तक लेके आएंगे। तो अगर हम लोग इसको 90 डिग्री से लेकर थीटा डिग्री तक इंटीग्रेट कर दें तो हम लोगों को 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक का पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगा। सो अगर हम लोग इसको इंटीग्रेट करें, इंटीग्रेटिंग इलेक्ट्रिक डाइपोल, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, यहाँ पर हमें सिर्फ इलेक्ट्रिक डाइपोल के पोटेंशियल एनर्जी को ही नहीं इंटीग्रेट करना, वर्क को भी इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। सो यहाँ पे हमें लिखना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी यू और इधर लिखना होगा इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू। अब इंटीग्रेशन क्या होता है, हम लोगों ने वर्क के फार्मूला में भी इंटीग्रेशन का इस्तेमाल किया था, आप लोग चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। सो यहाँ पे कुछ फार्मूलाज होते हैं। यहाँ पे जो डी यू हो जाएगा वो हो जाएगा, अच्छा जो वर्क होता है, वर्क का फार्मूला हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था कि ये होता है टॉर्क इनटू डी थीटा के बराबर। अगर एक स्मॉल वर्क है तो हम स्मॉल वर्क के लिए लिख सकते हैं कि जो एंगुलर फोर्स लगता है टॉर्क, इसको हम लोग कहते हैं टॉर्क, और जो छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हुआ है डी थीटा उसके मल्टीप्लाई के बराबर। सो यहाँ पे हम लिखेंगे टॉर्क इनटू डी थीटा। साथ ही साथ चूँकि हम लोगों ने यहाँ पे थीटा को मेंशन कर दिया है तो अब हमें लिमिट बैठाना होगा कि हम कहाँ से कहाँ तक थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, यानी कि जोड़ रहे हैं। सो इंटीग्रेशन कहने का मतलब होता है एक तरीके से जोड़ना, ठीक है, सम। सो अगर हम लोगों ने यहाँ पे डी थीटा लिख दिया तो हमें यहाँ पे ऊपर और नीचे लोअर लिमिट और अपर लिमिट लिखना होगा। सो यहाँ पे हमारा जो पहला स्थिति है थीटा 1 वो 90 डिग्री क्या है, तो ये हमारा हो जाएगा लोअर लिमिट में, क्योंकि हम लोग 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक जोड़ रहे हैं। और यहाँ पे जो हमारा दूसरा एंगल है वो थीटा हो जाएगा। ठीक है, सो 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक जाने में जितना काम किया जाएगा उसको हम लोग कहेंगे टॉर्क इनटू डी थीटा, और उसमें हम लोग लिमिट लिख देंगे। और जितना काम किया जाएगा उतना ही एनर्जी यहाँ पे डेवलप होगा। तो LHS में हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ डी यू। अब इसी तरीके से हम लोग लिख सकते हैं कि जब डी यू को इंटीग्रेट करेंगे तो ये कंप्लीट एनर्जी बनेगा यू,
हम लोग जानते हैं इंटीग्रेशन में कि अगर हम लोग किसी वेरिएबल dx को इंटीग्रेट करते हैं तो वह x के बराबर आता है। तो उसी तरीके से अगर हम लोग छोटे छोटे एनर्जी को इंटीग्रेट करते हैं 90 डिग्री से लेकर थीटा डिग्री तक, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे एक टोटल पोटेंशियल एनर्जी U। अच्छा, इस तरफ हम लोगों ने लिमिट क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पे अभी भी एनर्जी का टर्म है, और अगर एनर्जी का टर्म है तो यहाँ पे एंगल का टर्म हम लोग लिमिट में नहीं ले सकते। इस तरफ ले सकते हैं क्योंकि हम लोगों ने वर्क को उसके फॉर्मूला के फॉर्म में लिख दिया है, टॉर्क इंटू डी थीटा। सो एंगल हम लोगों ने इंट्रोड्यूस कर दिया। इस तरफ हम लोग जो डी के रूप में होता है उसी को हम लोग इंटीग्रेट करते हैं। सो डी थीटा के रूप में है, इसलिए हम लोगों ने थीटा का यहाँ पे लोअर लिमिट और अपर लिमिट को लिखा है। तो यहाँ पर अब हम लोग लिख सकते हैं कि u इज़ इक्वल टू, हम यहाँ पे लिख देते हैं u इज़ इक्वल टू, ये हो जाएगा टॉर्क का फार्मूला यहाँ पे लिख देंगे 90 डिग्री से 0 डिग्री तक, 90 डिग्री से थीटा डिग्री तक, और टॉर्क बराबर होता है PE साइन थीटा और इंटू डी थीटा। अब टॉर्क का ये फार्मूला हम लोगों ने टॉर्क पर एक पूरा लेक्चर ले रखा है, वर्क पे भी एक पूरा लेक्चर लिया हुआ है, तो आप लोग जाके वीडियो को देखिए और पहले वो सब कॉन्सेप्ट को बिल्डअप कीजिए जो आपके लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब इसी इक्वेशन को यहाँ पे अगर हम लोग आगे बढ़ाएं तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा 90 डिग्री से 0 डिग्री तक, और चूँकि यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहले हम इसको लिख देते हैं PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके आगे आप देखिए कि हम लोग इसमें थीटा को इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो डी के रूप में होता है उसी को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो इससे रिलेटेड जो टर्म होगा यानी कि साइन थीटा, सिर्फ वही इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा, बाकी जितनी भी क्वांटिटीज़ होती हैं इंटीग्रेशन के अलावा, मतलब जिस चीज़ को इंटीग्रेट कर रहे हैं उसके अलावा, वो सभी उसमें कांस्टेंट की तरह बिहेव करता है। तो यानी कि अगर हम लोग इसमें एंगल को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो साइन थीटा भी एक एंगल है, ये रुकेगा, लेकिन डायपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ये इसके लिए कांस्टेंट है। सो कांस्टेंट जो होता है वो बाहर निकल जाता है इंटीग्रेशन से, ये इंटीग्रेशन का रूल है। सपोज़ अगर हम लोग इसमें dx जोड़ रहे हैं और यहाँ पे कोई कांस्टेंट k गुना में है, तो k जो है वो बाहर निकल जाएगा और ये dx जो है वो अंदर रह जाएगा। ठीक है, और सपोज़ अगर हम लोग इसमें dk जोड़ रहे हैं, यानी कि इस बार हम लोग k को इंटीग्रेट कर रहे हैं और x यहाँ पर है, तो अब x उसके लिए कांस्टेंट हो गया, तो x बाहर आ जाएगा और dk जो है यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये इंटीग्रेशन का एक प्रॉपर्टी है कि कांस्टेंट जो होता है वो बाहर आ जाता है। सो यहाँ पे p और e बाहर आ गया, और इंटीग्रेशन ऑफ 90 डिग्री टू थीटा डिग्री, यहाँ पे हमको थीटा डिग्री लिखना चाहिए। सो थीटा, और यहाँ पे बच जाएगा साइन थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, अब हम लोग साइन थीटा को इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो यहाँ पे हो जाएगा PE साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है कि साइन थीटा का इंटीग्रेशन डी थीटा के रिस्पेक्ट में होता है माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो आप लोग इस फार्मूला को लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है कि साइन थीटा का डी थीटा के रिस्पेक्ट में जो इंटीग्रेशन होता है, ये इस तरीके से, वो होता है हमारा कॉस माइनस कॉस थीटा। ठीक है, सो इसी फार्मूला का यूज़ करते हुए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे कि ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, लेकिन साथ ही साथ हमारे पास यहाँ पे लिमिट भी है। सो लिमिट को हम यहाँ पे पुट करेंगे कि जो हमारा लोअर लिमिट है 90 डिग्री वो यहाँ पे, और जो अपर लिमिट है वो यहाँ पे, और एक एक करके हम लोग सबसे पहले हायर लिमिट को रखेंगे, फिर लोअर लिमिट को रखेंगे और आपस में घटा देंगे। ये काम हम लोगों ने पिछले जब वर्क का डेरिवेशन किया था तो उसमें भी किया था कि जब पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा P इंटू ई, और ब्रैकेट में ये हो जाएगा माइनस कॉस, और ये जो एंगल थीटा है उसके बदले पहले हायर लिमिट को रखेंगे यानी कि हो जाएगा थीटा, और फिर एक बार रखेंगे कॉस के बदले, माइनस कॉस के बदले 90 डिग्री, और फिर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म हमने एक एक करके दोनों को रखा, माइनस कॉस थीटा और माइनस कॉस 90। पहले वाले टर्म में से दूसरे वाले टर्म को हम घटा देंगे। ठीक है, सो यहाँ पे आप देखिए कि पहले से भी एक माइनस है और हम लोगों ने पहले वाले टर्म में से दूसरे वाले टर्म को घटा दिया, क्योंकि अगर हमें दो एंगल के बीच में पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो हमें हायर लिमिट में से लोअर लिमिट को घटाना होता है। ठीक है, सो अगर हम लोग इसी को थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा PE
माइनस कॉस थीटा, और ये माइनस माइनस प्लस, कॉस 90 का वैल्यू यहाँ पे होता है 0। हम जानते हैं ट्रिगोनोमेट्री में कि कॉस 90 का वैल्यू हो जाएगा 0। तो ये जब हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा u इज इक्वल टू, ठीक है, माइनस पी ई कॉस थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे u का वैल्यू आ गया माइनस पी ई कॉस थीटा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे कॉस थीटा का जो नेगेटिव वाला टर्म है उसको हम लोगों ने प्लस पी ई से गुना कर दिया, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और पी ई इंटू कॉस थीटा। अब इसी को हम लोग जानते हैं कि जो जब डॉट प्रोडक्ट होता है तो डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा आता है। सो यहाँ पे ऑल्सो करके हम लिख सकते हैं कि जो u का वैल्यू आएगा वो आ जाएगा हमारा माइनस p और e, दोनों को वेक्टर फॉर्म में लिख के उनका डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। सो ये हमारा आ गया पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, ठीक है। यहाँ पे कुछ बातें जानना ज़रूरी है कि सबसे पहला जो थीटा है वो क्या है, तो ये एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट, सो एंगल बिटवीन डाइपोल मोमेंट एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। थीटा जो होता है वो डाइपोल मोमेंट P और इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी E के बीच का एंगल होता है, ठीक है। सो अगर सपोज एक डाइपोल इस तरीके से रखा हुआ है तो यहाँ पे माइनस चार्ज और प्लस चार्ज, माइनस चार्ज से लेके प्लस चार्ज के बीच में यहाँ पे डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है, सो ये P। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से जा रहा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वही होगा हमारा थीटा। तो ये हो गया हमारा एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला पोटेंशियल एनर्जी के लिए। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा। तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं, ठीक है। सपोज़ हमारे पास एक सेकेंड, सपोज़ हमारे पास एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है, एक इस तरीके से डाइपोल है जिसका जो चार्ज है वो एक तरफ है -2 कूलम, तो ऑब्वियसली दूसरी तरफ हो जाएगा +2 कूलम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है लगभग 5 सेंटीमीटर का, या छोड़िए 5 मीटर का। हालांकि डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, हम लोग इसको छोटा ही लेते हैं। सो सपोज़ ये हो गया हमारा 5 माइक्रोमीटर का। सो माइक्रोमीटर मीन्स 1 माइक्रो का वैल्यू होता है 10⁻⁶। और इस डाइपोल को हम एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी में रखते हैं, इसका वैल्यू है 10 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। और साथ ही साथ जो हम इसमें एंगल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वो है 60 डिग्री का। तो बताइए कि इसके अंदर कितना पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होगा। तो अब हम जानते हैं कि यहाँ पे अगर हम लोग इसका सोल्यूशन करें तो सबसे पहले फिगर बनाएंगे कि एक 10 न्यूटन पर कूलम का यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। ये 10 न्यूटन पर कूलम का एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। सो 10 न्यूटन पर कूलम, इसमें एक डाइपोल को रखा गया है इस तरीके से, यहाँ पे ये -2 कूलम चार्ज, ये +2 कूलम चार्ज, ठीक है। अब डाइपोल मोमेंट यानी कि जो हमारा डाइपोल है उसके और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो है हमारा 60 डिग्री के बराबर। सो जो चीज़ें हमें यहाँ पे दी हुई है उसको हम लोग लिखेंगे कि जो हमारा चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया वो हो गया 2 कूलम, साथ ही साथ जो डिस्टेंस है वो हमारा हो गया 5 माइक्रोमीटर, मीन्स 5 माइक्रोमीटर मीन्स 5 × 10⁻⁶ मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो इंटेंसिटी है वो 10 न्यूटन पर कूलम है, और थीटा = 60 डिग्री है। अगर हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना हो, पोटेंशियल एनर्जी, तो हमें ऑब्वियसली यहाँ पे फार्मूला लगाना होगा u = -P.E, या फिर हम लिख सकते हैं -PE cos थीटा। सो एक एक करके हम लोग इसमें फार्मूला रख देते हैं। डाइपोल मोमेंट का तो फार्मूला होता है Q चार्ज इंटू डिस्टेंस, यहाँ पे माइनस, और इंटू यहाँ पे हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड cos थीटा। सो एक एक करके हम लोग इसमें सारा फार्मूला को वैल्यू को रख देंगे। सो u = यहाँ पे हो जाएगा माइनस, और चार्ज का वैल्यू है यहाँ पे 2 कूलम, सो ये हो गया 2 कूलम, इंटू डिस्टेंस का यहाँ पे है 5 माइक्रोमीटर, सो मल्टीप्लाइड बाय 5 × 10⁻⁶ मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर 10 न्यूटन पर कूलम, और साथ ही साथ थीटा जो है वो 60 डिग्री है। सो इंटू में यहाँ पे cos 60 डिग्री हो जाएगा। सो अगर आप
अगर हम लोग इसको कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा U इक्वल टू -2 कूलम इंटू 5 इंटू यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 10⁻6 और 10⁻1, ये हो जाएगा 10⁻⁻5 और यहाँ पे हो जाएगा cos 60 का वैल्यू 1/2। सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 2 से 2 कट जाएगा, ये बच जाएगा 1 और यहाँ पे वैल्यू आ गया। हम लोग एसआई यूनिट को थोड़ा साइड करते हैं। सारे एसआई यूनिट को जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो एनर्जी का तो हम जानते हैं कि जूल में आता है, सो ये हो जाएगा जूल में। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी होगा, देयरफॉर पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻5 जूल के बराबर। ठीक है, इतना पोटेंशियल एनर्जी उसके अंदर डेवलप होगा। अगर हम लोग इसको माइक्रो के रूप में भी लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि U इक्वल टू, ये जब 5 इंटू 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 50, सो यहाँ पे हो जाएगा 50 माइक्रो जूल, 50 माइक्रो जूल। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आया होगा कि कैसे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हैं जब हमें किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा होता है। वहाँ पर हमें चार्ज का वैल्यू पता होना चाहिए, साथ ही साथ डिस्टेंस का वैल्यू पता होना चाहिए, दो चार्जेस के बीच में जो हमारा टोटल डिस्टेंस होता है। इसी के साथ साथ हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी और डाइपोल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच बनने वाला एंगल, अगर हमें ये सारी चीज़ें पता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी को आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए, अगर आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया हो तो आप लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इस वीडियो का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में दिए गए बॉक्स में आपको लिंक पे मिल जाएगा। आप लोग उस लिंक को क्लिक कीजिए तो आप लोग टेलीग्राम पे डायरेक्ट हो जाइएगा, वहाँ से आप लोग PDF डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।